हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 साइंस में रिप्रोडक्शन चैप्टर के पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको किस तरीके से आंसरिंग करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई इज डीएनए कॉपिंग इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन? डीएनए कॉपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है रिप्रोडक्शन के लिए? तो जैसे कि हम जानते हैं, डीएनए हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर डीएनए कॉपिंग ही नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होगी, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट नहीं होंगे। तो अब इस आंसर को कैसे लिखना हम देख लेते हैं। द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन पेरेंट टू द नेक्स्ट इज स्टोर्ड इन द डीएनए। इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है? डीएनए में। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए। और डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर आते हैं, हेयर कलर, आई कलर, ये सब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसमिट होता है। तो ये किसकी वजह से आता है? डीएनए की वजह से। यानी कि 50% ऑफ फादर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 50% ऑफ मदर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आते हैं एंड देन आपकी कैरेक्टर्स को जनरेट कर पाते हैं। ये बात समझ आ गई? तो फर्स्ट लाइन है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन पेरेंट टू द नेक्स्ट इज स्टोर्ड इन द डीएनए। तो इसके लिए कॉपिंग होना या ब्लूप्रिंट बनना जरूरी होता है। सो द ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग। यानी कि अभी क्या होगा? ब्लूप्रिंट बनेगा। ब्लूप्रिंट समझते हैं ना? जैसे एक घर बनता है तो एक आइडिया लगवाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनता है, किस तरीके से इस तरीके से मॉडल बनेगा, राइट? तो वैसे ही डीएनए का पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट किया जाता है। इसी का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं? कॉपिंग ऑफ डीएनए कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है? कॉपिंग ऑफ डीएनए। ये बात समझ आ गई? एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट आर मेंटेन्ड बाय डीएनए कॉपिंग। अब अगर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी और इंफॉर्मेशन कॉपिंग नहीं होगी तो ट्रांसमिट कैसे हो सकती है? अब हमने क्या किया, पहले हमने पता कर लिया भाई डीएनए है क्या। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन रहती है जो स्टोर रहती है। अब इंफॉर्मेशन कौन सी टाइप की? जो आपकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा हमारे डीएनए के अंदर। जब डीएनए का ब्लूप्रिंट बन जाएगा, एक मॉडल तैयार हो गया, तो उसकी कॉपिंग हो जाती है। डीएनए की कॉपिंग हो जाने के बाद अब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सकती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो द यूजफुल वेरिएशन एसेंशियल फॉर स्पीशीज सर्वाइवल ओवर टाइम आर रिलेटेड टू डीएनए कॉपिंग। तो लिखा हुआ है जो यूजफुल वेरिएशंस है वो एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? फॉर स्पीशीज सर्वाइवल ऑल्सो। स्पीशीज सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट नहीं होंगे तो स्पीशीज का सर्वाइवल करना मुश्किल है। इसका मतलब ये हो गया डीएनए कॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इज इट क्लियर टू ऑल? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार और बात कर लेते हैं। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी सेल के न्यूक्लियस में। कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे ट्रेड्स रहते हैं, ठीक है? जब भी रिप्रोडक्शन का टाइम होता है या सेल डिवीजन का टाइम होता है तो ये डीएनए हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डीएनए कॉपिंग हो गया होता है। इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, डीएनए कॉपिंग हो जाती है एंड वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है? कहाँ से आता है? तो 50% ऑफ फादर ऑफ डीएनए एंड 50% ऑफ मदर ऑफ डीएनए हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करेगा? ट्रांसमिट होगा और एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है। इज इट क्लियर? तो यानी कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए कॉपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? वन लाइन, ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर्स। कौन सी? हेरिडिटी कैरेक्टर्स या ट्रांसमिट ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स। कैरेक्टर्स को आप क्या लिख सकते हैं? ट्रेट्स भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हमें ये समझ आ गया डीएनए हमारी बॉडी में रोल क्या है। डीएनए का रोल समझ आ गया। डीएनए जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्यों इसकी कॉपिंग जरूरी है? तो पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है ताकि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो सके, राइट? जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा उसके बाद कॉपिंग हो जाती है। कॉपिंग होने के बाद क्या होगा? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डीएनए ट्रांसमिट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ओके, variation is beneficial to the species. Okay, variation is beneficial to the species
but it is not necessary for the individual. Give the reason. वेरिएशन बेनिफिशियल क्यों होते हैं? पहली बात तो वेरिएशन होती है क्या, हम जान लेते हैं. वेरिएशन वेरिएशन समझ ही रहे होंगे, आपके डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए तो वेरिएशन आ जाते हैं. कभी कभी आप देखते हैं ना, बहुत टाइप की स्पीशीज हो जाती हैं, है ना. कभी कभी आपने सुना होगा कुछ स्पीशीज खत्म हो गई, वो टॉलरेट नहीं कर पाई एनवायरमेंट को, या अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई उनकी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाई. तो वेरिएशंस आते हैं बेटा, जिसकी वजह से आप सर्वाइवल कर पाते हैं. अब ये दो टाइप का होता है, सर्वाइव कर भी पाएंगे और सर्वाइव नहीं भी कर पाएंगे. जब आप सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब है वेरिएशन आपके लिए कैसा था, वो गुड था, अच्छा वेरिएशन था. अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए, नॉट सर्वाइव, है ना, तो उसका मतलब है वो वेरिएशन आपके लिए ठीक नहीं रहा होगा. इसका मतलब है कि आपके लिए बैड रहा होगा, बैड इम्पैक्ट डाला है इसने. ठीक है, तो वेरिएशन क्या है, चेंजेस हैं. ठीक है, अब ये चेंजेस कैसे होते हैं, आपकी सर्वाइवल कंडीशंस को बढ़ा देते हैं. जैसे कि मान लीजिए कोई स्पीशीज है, दो बैक्टीरिया की स्पीशीज है. ठीक है, एक स्पीशीज बहुत कोल्डर रीजन में रहती है और एक बहुत हॉटर रीजन में रहती है. कभी भी वो एक दूसरे से ट्रांसमिट या एक दूसरे की जगह पर नहीं आ पाए. अब क्या होगा कि कुछ ऐसा मीडियम बना जिसकी वजह से दोनों स्पीशीज ना कोशिश की इधर से उधर जाने की, मतलब कोई मीडियम बन गया. ठीक है, जिसकी वजह से आ पाए. अगर बैक्टीरिया नहीं तो कोई एनिमल समझ लीजिए. एक ये रीजन है और एक ये बहुत बुरा रीजन है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी खाई है समझ लीजिए, जैसे ये लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते. ये बहुत कोल्ड रीजन है और ये बहुत हॉट रीजन है, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से, यहाँ पर पत्थर वगैरह की वजह से नेचुरली ब्रिज बन गया एक. तो अब क्या होगा, ये ट्राई करेंगे इधर जाने के लिए, ये ट्राई करेंगे इधर जाने के लिए, क्या होगा, अब ये कोल्डर रीजन में रह सकते हैं और ये वाटर रीजन में रह सकते हैं, दोनों जाएंगे मर जाएंगे. बट ऐसा नहीं होगा. मान लीजिए अगर 10 स्पीशीज इधर पहुंच गई थी, 10 स्पीशीज इधर पहुंच गई थी, तो 10 में से 2 ऐसी रही होंगी जिनके अंदर क्या आ गए होंगे, एडेप्टेशंस आ गई होंगी, जिसे हम जीन वेरिएशंस कह रहे हैं. ठीक है, 2 स्पीशीज क्या हो गई, बच गई. बाकी 8 स्पीशीज टॉलरेट नहीं कर पाई उस एनवायरमेंट को और क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई. बात समझ आ रही है. सेम कोल्डर रीजन में जो लोग गए, वहां पर भी क्या हुआ, 2 स्पीशीज जो होती है वो सर्वाइव कर गई, यानी कि वेरिएशन आ गए. ठीक है, एंड 8 स्पीशीज क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई. तो ये वेरिएशंस क्या करते हैं, सर्वाइवल कंडीशंस को इंक्रीज करते हैं. तो आपको ये इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी. चलिए पहले अब पढ़ लेते हैं हमने क्या आंसर किया है उसका, उसके बाद इसको और एक बार और समझेंगे. चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इन a species many individuals of the same type are included. आपको पता है इंडिविजुअल के अंदर कई सारी स्पीशीज होती है, जैसे कि आप देखेंगे डॉग की बहुत सारी ब्रीड्स एंड स्पीशीज आती हैं, काऊ की बहुत सारी होती हैं, राइट. The organism of a species have a similar body design and are well adapted to their niche and place. तो बोला गया है जो ऑर्गेनिज्म है ऑफ अ स्पीशीज हैव अ सिमिलर बॉडी डिजाइन. तो स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे, आप देखेंगे उनकी ज्यादा, जैसे डॉग की शेप सेम ही रहेगी, ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं होता, वो बात अलग है, ब्रीड्स पर हम जाएंगे तब उसकी बात अलग है. लेकिन स्पीशीज की बात करें तो लगभग सेम होता है इनका बॉडी डिजाइन. एंड आर वेल अडेप्टेड टू देयर नाइके एंड प्लेस, यानी कि अपनी कम्युनिटी के अंदर ही और अपने प्लेस के अंदर कैसे होते हैं, ये वेल अडेप्टेड होते हैं. अपनी कम्युनिटी के अंदर ये कैसे होंगे, वेल अडेप्टेड होंगे. नीचे है उसको बोलते हैं कम्युनिटी, एक तरीके से भाई डॉग की कम्युनिटी है ना, या फिर एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर इन सब का क्या रोल है, रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर कम्युनिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, नीचे बोलेंगे. रोल देखना है हमें किसका, ऑर्गेनिज्म का. किसके अंदर देखना है हमें, कम्युनिटी के अंदर. किसके अंदर देखना हमें, कम्युनिटी के अंदर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेल अडेप्टेड होते हैं. मान लीजिए अगर हस्की डॉग है तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट होगा वो वेल अडेप्टेड रहेगा अपने नीचे में, अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर, राइट. पोलर बियर की बात करें, कोल्डर रीजन है, तो उसके लिए अपना अडेप्टेशन रहेगा अपने नीचे के अंदर, अपने प्लेस के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर वो वेल अडेप्टेड रहेगा. अगर हम उसको यहाँ पे ले जाएं, दिल्ली ले आए, क्या होगा, सर्वाइव कर पाएगा, चांसेस कम है, राइट, नहीं कर पाएगा, है ना. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, सडनली चेंजेस होने लगेंगे बॉडी के अंदर, हो सकता है डेथ भी हो जाए, राइट. वेरिएशन इतनी जल्दी नहीं आते. तो क्या होगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पीशीज, उनकी सिमिलर बॉडी होती है एंड इनका जो बॉडी डिजाइन है वो सेम रहता है, एंड वेल अडेप्टेड टू देयर नेचर एंड प्लेस, और अपनी कम्युनिटी के अंदर ये वेल अडेप्टेड रहते हैं. इज इट क्लियर. व्हेन द वेरिएशन अकर इन द इंडिविजुअल, अगर वेरिएशन आ गई तो दोनों तरीके की होंगी, अभी हमने पढ़ा है, इट इज बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल, दोनों हो सकती हैं. सो वेरिएशन अकर इन द इंडिविजुअल, इट इज नॉट बेनिफिशियल एंड विल इवन लीड टू द इंडिविजुअल्स डेथ. अगर हम पोलर बियर को लेकर आ गए दिल्ली, पोलर बियर को कहाँ ले आए, हम दिल्ली ले आए, इतनी जल्दी तो नहीं आएंगी उसके अंदर वेरिएशंस. अगर आ भी गई
और ये वेरिएशंस ऐसी हुई कि जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रही, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। समझ आ गया आपको? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको ये बात समझ आ गई कि वेरिएशन दो टाइप की हो सकती है, या तो उसके लिए बढ़िया हो या उसके लिए क्या हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है। तो वही लिखा है व्हेन द वेरिएशन अकर इन द इंडिविजुअल इट इज नॉट बेनिफिशियल एंड मे इवन लीड टू द इंडिविजुअल डेथ। तो क्या हो सकता है, उसकी डेथ तक हो सकती है। बट द वेरिएशन मे बी हेल्पफुल व्हेन द स्पीशीज फेसेस अ ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड कंडीशन। क्या लिखा हुआ है, पोलर बियर को दिल्ली लेकर आए, वेरिएशन हो गई, अडेप्टेशन आई, है ना, उसकी वजह से क्या हो गया, वो बेनिफिशियल रहा उसके लिए, तो वो ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड कंडीशन में, जो उसके लिए बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस है, उधर भी वो क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, वो सरवाइव कर जाएगा। बात समझ आ गई? चलिए, द पॉपुलेशन में बी कंप्लीटली वाइप्ड आउट इन दिस कंडीशन। तो कभी कभी क्या होता है, मे बी कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाती है। भाई हॉटर रीजन वाले बैक्टीरिया होते हैं वो कोल्डर रीजन में आ गए, अगर 2 स्पीशीज नहीं बचती, 10 की 10 खत्म हो जाती, इतनी स्पीशीज थी, 10 की 10 खत्म हो गई, डेथ हो गई इनकी, तो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई ना। जैसे कि बहुत सारे इंडेंजर्ड हो चुके हैं एनिमल्स, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर की बात करते हैं, वो अभी नहीं है, तो मतलब वाइप आउट हो चुकी है पूरी उनकी जो भी जनरेशन थी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं रही, और जिसकी वजह से वेरिएशंस नहीं आ पाए। अगर वेरिएशन आए भी होंगे तो वो कैसे रहे होंगे, इनके लिए गुड नहीं रहे, बेनिफिशियल नहीं रहे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जनरेशन वाइप आउट हो गई। समझ आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टिल इफ द पॉपुलेशन कैन सर्वाइव इट इंक्रीजेस द स्पीशीज चांस ऑफ सर्वाइवल। अगर सर्वाइव कर गई, अगर पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकती है, सर्वाइव कर गई, तो क्या होगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ गए, एंड दिस वेरिएशन प्रूव्स बेनिफिशियल। तो वही बात हो गई, इसका मतलब ये हो गया वो कैसे हैं, बेनिफिशियल है। ठीक है, कई सालों तक बहुत सारी जनरेशन हैं जो चलती आ रही है एनिमल्स की, है ना, जो अभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, अभी भी हैं, क्योंकि वेरिएशन आती जा रही है, वो कैसी है, बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बैक्टीरियल स्पीशीज सर्वाइव इन वाटर दैट इज नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट, वाटर कंडीशन है ना, कैसी है, ना ही बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है, ऐसे में एक बैक्टीरिया स्पीशीज सर्वाइव कर पाती है। एंड इफ देयर इज अ सर्टेन राइज इन द टेम्परेचर, अगर मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर राइज कर दिया, हॉटर हो जाएगा ऑन दी वाटर, मेनी ऑफ द बैक्टीरिया दैट लिव देयर डाई बट ओनली दोज बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंट टू हीट कैन सर्वाइव। देखिए कई सारे तो मर गए होंगे, कई सारों की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों हो गई डेथ, सर्वाइव नहीं कर पाई, वेरिएशंस नहीं आई, अडेप्टेशंस नहीं आई। लेकिन जिनके पास ऐसा रेजिस्टेंट था, जो हॉट वाटर या फिर हीट में सर्वाइव कर सकते थे, उन्होंने क्या कर लिया, वेरिएशन ले आए, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो सर्वाइव कर पाए। बट इफ दिस वेरिएशन डिड नॉट एग्जिस्ट देन ऑल द स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया वुड नॉट हैव सर्वाइव। अगर ये वेरिएशन नहीं आई होती इनके अंदर, अगर नहीं होती, तो सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते, मर जाते। तो इसका मतलब वेरिएशन का मतलब समझ गए ना, एक ही स्पीशीज है लेकिन वेरिएशंस की वजह से कुछ सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ के अंदर ये रेजिस्टेंट होता है, एनवायरमेंट में अनफेवरेबल कंडीशंस में वो सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसा नहीं है बस फेवरेबल कंडीशन में भाई गर्मी चाहिए, मुझे गर्मी ही चाहिए, उसी इन्वायरमेंट में मैं रह सकता हूँ। वेरिएशंस नहीं होंगी तो ऐसा ही होगा, वो नहीं रह पाएगा। अगर वेरिएशंस है तो वो थोड़े स्लाइटर कोल्डर रीजन में भी जाएगा, तो भी अपने अंदर एडेप्टेशन लाकर सर्वाइव कर सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, चलो कोई नहीं, बैक करके ले लीजिएगा। ये बात समझ आ गई है? तो आपको पता चल गया वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, पर वेरिएशन नेसेसरी तो है। आपने देख लिया, जब कंडीशन चेंज होती हैं, है ना, एनवायरमेंट की, तब क्या होता है, वेरिएशन की वजह से हम अडेप्टेशन ले पाते हैं और अडेप्टेशन की वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन क्या होता है, जानते होंगे, बाइनरी फिजन, राइट, बिल्कुल सही। और मल्टीपल फिजन, जब मल्टीपल्स में, यानी कि द पेरेंट्स डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स, है ना। बाइनरी फिजन में क्या होगा, जैसे अमीबा है, ठीक है, बाइनरी फिजन करेगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वली 2 पार्ट्स में, है ना,
इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो आपको पता है यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, अमीबा के अंदर, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, अमीबा, ठीक है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड एनिमल, ठीक है। तो एक सिंगल सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होना जरूरी है भाई, होगा भाई, ठीक है। अब क्या होगा? जब बाइनरी फिजन होगा तो इसका साइटोप्लाज्म एक तरफ करेक्ट हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस वो भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जब डिवाइड होगा यहाँ पर तो एक और अमीबा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे अमीबा के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे इसको हम? बाइनरी फिजन। 2 डॉटर सेल्स बन गए। देखिए न्यूक्लियस के डिवाइड को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। लिख लीजिए मैं जो बोल रही हूँ एक बार के लिए, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्या है? न्यूक्लियस का डिवाइड होना है। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना है। इज इट क्लियर टू ऑल? इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। द पेरेंट चाइल्ड डिवीजन में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स, जैसे कि प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारी मल्टीपल ऑफ सेल्स बन जाएंगी सिस्ट के अंदर, ठीक है। ये जो हार्ड सेल है, सिस्ट जो है, जैसे हम कहते हैं, ये रप्चर हो जाती है एंड इसमें से कई सारे प्लाज्मोडियम सेल्स निकल आते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये रप्चर हो गई और इसमें से कई सारे सेल्स या बस्ट हो गई। बस्ट मीन्स भी क्या होता है? फटना होता है। प्लाज्मोडियम सेल्स निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिजन। 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। इसके अंदर देखो 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, सेवरल न्यूक्लियाई फॉर्म। देखो कितने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक न्यूक्लियस था, ये अब देखो कितने सारे न्यूक्लियस हो गए। पहला पॉइंट समझ आ गया? पेरेंट डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नियरली इक्वली साइज्ड डॉटर इंडिविजुअल्स। लगभग बिल्कुल समान साइज के इंडिविजुअल बन जाते हैं। यहाँ पर क्या है? पेरेंट चाइल्ड, जो पेरेंट चाइल्ड डिवीजन है उनके बीच में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी कि सिंगल पेरेंट से कई सारे स्मॉल डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है? 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, इसमें देखो सेवरल न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड लीशमानिया, लीशमानिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, इस तरीके से ये डिवीजन हो जाता है, ये फिर सेपरेट हो जाएगा। लीशमानिया का मैंने थोड़ा सा दिखा दिया, ठीक है। डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, प्लाज्मोडियम एंड यीस्ट डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन। जिस तरीके से प्लाज्मोडियम का दिखाया मैंने, वैसे ही आप यीस्ट का भी दिखा सकते हैं। ये क्या है? मल्टीपल फिजन है, ये प्लाज्मोडियम है, ये दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है बेटा? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? ओके। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। ओके, स्पोर्स से कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो ज्यादातर आपने देखा होगा स्पोर्ट्स, आपने सुना होगा फंगस के लिए वर्ड यूज करते हैं, राइट। एनवायरमेंट में स्पोर्ट्स रहते हैं, कहते हैं ना बहुत जल्दी फंगस आ गया भाई ब्रेड पर, थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन क्या मिल गई, डार्क कंडीशन क्या मिल गई, बहुत जल्दी फंगस ग्रो कर जाता है। अब ये बहुत लाइटर इन वेट होते हैं, रैपिडली ग्रो कर जाते हैं मॉइस्ट कंडीशंस में एंड डार्क कंडीशंस में। एंड ये कैसे बनते हैं? स्पोर्स जो है स्पोरेंजियम के अंदर स्टोर हो जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो स्पोरेंजियम है वो क्या होगा? बस्ट होगा एंड देन उसके बाद स्पोर रिलीज हो जाते हैं एंड ग्रो कर जाते हैं। देख लेते हैं। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो आपको मैंने बताया रैपिडली ग्रो कर गए, दूसरा मैंने बताया लाइट वेट होते हैं, तीसरा मैंने आपको बता दिया थोड़ा कंडीशन अगर उनको मिल जाएगी तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। और हाँ, स्पोरेंजियम का मैंने यूज किया था वर्ड, इसका मतलब है अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर मॉइस्ट कंडीशन भी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि वो उस कंडीशन में आना नहीं चाहता, उसके लिए वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो एक थिक लेयर बन जाती है जिसके अंदर वो स्टोर रहेंगे स्पोर्स। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं एक करके पॉइंट। The organism reproducing through spore formation is beneficial in several ways. Spore formation are a simple and faster mode of reproduction. अभी भी just बताया था क्या होगा? Simple होगा and faster होगा. Simpler and faster mode of reproduction. Is it clear? Next, they can float in the air as they are light in weight, so the organism may be dispersed. आपको बताया था मैंने light in weight होते हैं,
लाइट इन वेट होने की वजह से ये एयर में ट्रेवल कर लेंगे आराम से, ठीक है। क्या करेंगे, एयर में आसानी से ट्रेवल कर लेंगे। एयर में ट्रेवल करेंगे तो वाइड स्प्रेड फैल लेंगे भाई, चारों ओर फैल जाएंगे। लाइट वेट होने की वजह से ये एयर में ट्रेवल करेंगे और डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, ऑल डिस्पर्स्ड हो जाएंगे एवरीवेयर। क्लियर है बेटा? तो आसानी से ये क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। The thick layer of the spores enables them to survive in the atmosphere, which is unfavorable because of extreme temperature and the lack of food and water. अभी अभी जस्ट वर्ड यूज किया था मैंने, अनफेवरेबल कंडीशंस। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होगी, अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से ये क्या नहीं करेंगे, उस टाइम ग्रो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, फिर क्या हो जाएगा, थिक लेयर बना लेंगे अपने आउटर। क्या कर लेंगे, अपने आउटर थिक लेयर बना लेंगे। जैसे ही इनके पास फूड की कमी हट जाएगी, लैक ऑफ फूड या वाटर है, तभी ये क्या बनाएंगे, थिक लेयर बना लेंगे अपने आउटर। अगर कोई कंडीशन ऐसी खराब नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस आ चुकी है, तो ये क्या करेंगे, बस्ट हो जाएंगे एंड ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। थिक लेयर बना लेते हैं, ओके। अब बनता कैसे है डायग्राम, इस तरीके से बना लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। माइसीलियम के अंदर इस तरीके से स्पोरेंजियम बन जाता है, अंदर स्पोर्स होते हैं। कई सारे भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये बस्ट हो जाएगी, जब ये बस्ट होगी तो रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने से सॉरी रप्चर हो गई इसकी वॉल, एंड देन ये रिलीज हो जाएंगे इन दी एयर। इज इट क्लियर? चलिए, समझ आ गया होगा। तो लाइट इन वेट होते हैं, सिंपल एंड फास्ट होता है, वाइड स्प्रेड क्या करेंगे, वाइड स्प्रेड फैल जाते हैं ना, वाइड स्प्रेड ग्रो कर लेंगे, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अपने आप को थिक लेयर से प्रोटेक्ट कर लेंगे। ये जो थिक लेयर है इससे क्या कर लेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। समझ आ गया? ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। Mention reasons why more complex organisms do not give rise to new individual through regeneration. क्या क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए। Mention reasons देने आपको, why more complex organism do not give rise to new individual through regeneration. आपने सुना होगा प्लेनेरिया एग्जाम्पल है, जिसके थ्रू कोई भी बॉडी पार्ट्स हो जाता है, कोई भी बॉडी पार्ट्स ब्रेक हो जाता है, तो वहीं से एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक हम हो गए या एनिमल्स हो गए, कोई जो कैसे हैं, वेल डेवलप्ड एनिमल्स है, तो उनमें क्यों नहीं हो सकता? आप जानते हैं हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। हर एक बॉडी फंक्शन रीजनरेट नहीं हो सकता, तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। वो लोग कैसे होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपलर बॉडी होती है, ठीक है। उनकी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर ही रीजनरेशन होता है, राइट। एंड देन अगर कोई भी बॉडी पार्ट टूट भी जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा, तो वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे आसानी से, ठीक है। देख लेते हैं हम। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। द एंटायर बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेस सिंपलर टाइप ऑफ सेल्स। अभी भी जस्ट बताया आपको कैसी होंगी, सिंपलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे एज कंपेयर टू ह्यूमंस एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सो दे रिप्रोड्यूसेस थ्रू रीजनरेशन, इसलिए किसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू। द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा होगा, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको चीजें मिलेंगी, जैसे अब 11th में पढ़ते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, क्या होता है कैसे नहीं। अभी इतना समझ लीजिए आप, ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी वो कैसा मिलेगा, बहुत डिफरेंट टाइप का मिलेगा, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर रीजनरेशन नहीं हो सकता। द पर्टिकुलर ऑर्गन्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, हर किसी का फंक्शन अलग अलग है। तो एक बॉडी फंक्शन अगर खराब भी हो गया हमारा, मतलब एक हमारा जो ऑर्गन है वो खराब हो गया, तो क्या रीजनरेट दूसरा कर सकता है, नहीं कर सकता, उसका काम अलग है। इज इट क्लियर? मान लीजिए किसी के साथ ऐसा नहीं हो, बट जनरली किसी का लंग्स खराब हो गए, तो क्या कोई हार्ट या फिर कोई और फंक्शन उसका फंक्शन कर सकता है या उसे डेवलप कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो हमारे लिए क्या है भाई,
जितने भी बॉडी फंक्शंस होंगे वो सबका क्या क्या अपना अपना अपने अपने ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है। हर ऑर्गन का क्या रहेगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। लेबर डिवीजन अकर्स इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है कैसा डिवीजन होता है, लेबर डिविजन अकर इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अलग अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा हर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डिवीजन, सेल डिवीजन अलग टाइप का होगा। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट रीजनरेशन। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, क्या करती हैं, रीजनरेशन करती हैं, विच इज एब्सेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर वो सेल ही नहीं है जो रीजनरेट कर ले। अभी अभी जस्ट बताया मैंने आपको, पहला पॉइंट क्या था कि रीजनरेशन करने के लिए वो सेल नहीं है कि भाई हाँ हमारी जो सेल होगी वो डिवाइड होगी एंड रीजनरेट कर लेगी, या ब्रेक डाउन होने की वजह से वो दोबारा से रीग्रो कर ले, ऐसा नहीं है। सेल रीग्रो कर लेती है, बॉडी मतलब ऐसा नहीं न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। सेल रीग्रो कर लेती है, सेल डिवाइड करेगी तो सेल क्या कर लेगी, रीग्रो कर लेगी। आपके स्किन में कभी ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया तो गलती से चोट लग गई, सेल थोड़ी खराब हो गई, डैमेज हो गई, वहां पर है ना घाव हो गया, वाउंड हो गया, तो क्या होता है धीरे धीरे सेल डिवाइड करके अपने आप को क्या करती है, मल्टीपल कर लेती हैं। वैसे ही बहुत सारी स्किन आपकी वैसी पहले की जैसे हो जाती है। लेकिन अगर बॉडी की बात की जाए वैसी ही बॉडी बन जाए, बहुत मुश्किल है ना, नहीं हो सकता। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला पॉइंट ये था कि बॉडी हमारी कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन सिंपलर बॉडी, सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होती है, सिंपलर होती है। सेकेंड पॉइंट था कि हमारे में हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी हमारी बॉडी के अंदर। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये भी बता दिए, हर किसी ऑर्गन्स का अपना अपना फंक्शन होगा। लेबर डिवीजन मिलेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं टू कैरी आउट रीजनरेशन, क्या करने के लिए, रीजनरेशन, जो हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, समझ आ गया आपको। सबसे पहला क्या है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, सिंपलर नहीं है। दूसरा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, हाई डिग्री ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड है स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑर्गन, ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ऑर्गन्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या, हमारे पास रीजनरेटेड सेल्स नहीं, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट रीजनरेशन। स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारे अंदर क्या है, एब्सेंट है, स्पेशलाइज्ड cells are absent कौन सी सेल्स, those to carry out regeneration। समझ आ गया आपको। एंड लेबर डिवीजन हमारे अंदर होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी, हाई डिग्री ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक जो रीजनरेटिव सेल्स होती है वो एब्सेंट होती हैं टू कैरी आउट रीजनरेशन। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम प्लांट्स, गिव अ रीजन, एक्सप्लेन व्हाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है कुछ प्लांट्स के अंदर हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं, कुछ हमें क्या देने, आपको रीजन देने हैं। ठीक है, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेवलप नहीं कर पा रहे सेक्सुअली या फिर सीड्स के थ्रू, है ना, या उनके सीड्स नॉट वाइबल है, यानी कि अभी जर्मिनेट नहीं हो सकते, उन प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कराते हैं। पहला तो ये है कि जो वेरिएशंस है वो कम आती है, एग्जैक्टली पेरेंट कॉपी होते हैं। दूसरा हो गया कि बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। थर्ड हो गया कैसे होंगे ये प्लांट्स, डिसीज फ्री भी रह सकते हैं। अगर वो प्लांट डिसीज फ्री है और उसी से आपने रीग्रो कराया उस प्लांट को, तो क्या होगा, डिसीज फ्री रह सकता है। अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं इनको, क्या क्या लिख सकते हैं। द प्लांट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स और दोज प्लांट दैट हैव नॉन वायबल सीड्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्या नहीं है, सीड्स नहीं है ना, या फिर सीड्स हैं बट वायबिलिटी खत्म हो गई है, यानी कि उनका जो जीवन है वो खत्म हो चुका है, वो अब जर्मिनेट नहीं हो सकते। समझ आ गया, ऐसे सीड्स को क्या कहते हैं, नॉट वायबल सीड्स। वायबल सीड्स कौन से होते हैं, जिनमें अभी कैपेसिटी है ग्रो करने की, जर्मिनेट करने की। ठीक है, समझ आ गया, ओके।
आर प्रिफर्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसका करा रहे हैं? जिनके पास क्या नहीं है, सीड्स, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, और कैसे सीड्स है? नॉन वायबल सीड्स है, उनको प्रेफर किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि बनाना आपको पता है कैसा है, पार्थिनोकार्पी से होता है, मतलब कि जो सीडलेस होते हैं, जो फ्रूट्स कैसे डेवलप हुए हैं? विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, यानी कि बनानास हो गया, पोटैटोज हो गए, ग्रेप्स हो गए, शुगर केन हो गया, रोसेस हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ये विदाउट सीड्स ग्रो हो सकते हैं। इन्हें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कराना बहुत आसान है, ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बेटा? पहला तो डिजायर्ड फीचर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट कैन बी इजीली रेप्लिकेटेड इन द न्यू प्लांट्स। मैंने बोला था अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या रखना है? सेम रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है? सेम। जैसा पेरेंट प्लांट था वैसे ही आप चाहते हैं क्या क्या मिले? आपको न्यू इंडिविजुअल मिल जाए, सेम एज अ पेरेंट। आपको क्या मिल जाए? न्यू इंडिविजुअल मिल जाए, ऑफस्प्रिंग मिल जाए, राइट, न्यू प्लांट मिल जाए। तो उसके लिए आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराना होगा ताकि इसका पूरा डीएनए कॉपिंग होकर बिल्कुल इसी की तरह बने। समझ आ रहा है? इसका डीएनए कॉपिंग होकर बिल्कुल एग्जैक्टली किसकी तरह हो? अपने पेरेंट की तरह हो। तो उसके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, वेरिएशन नहीं चाहिए आपको, आप एग्जैक्टली पेरेंट कॉपी चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या प्रेफर करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। यूजिंग दिस मेथड इट इज वेरी क्विक एंड इजी फॉर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू बी ग्रोन इन अ शॉर्टर टाइम। अभी अभी मैंने आपको बताया था फास्टर प्रोसेस है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो बोला गया इस मेथड को यूज कर कर आप बहुत ही जल्दी आसानी से फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं शॉर्टर टाइम में। तो क्या लगता है? शॉर्ट टाइम लगता है, जिससे क्या हो जाएगा? फ्लावर एंड फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट्स ग्रो इन शॉर्टर टाइम। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स शॉर्टर टाइम, in shorter time flowers and fruits grow rapidly or easily या quickly. Banana and roses are two examples of plants raised in this manner. यानी कि मोस्टली बनाना, रोजेस हो गए, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा शुगर केन हो गया, ग्रेप्स हो गया। इन सबको हम क्या कर सकते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो करा सकते हैं इजीली। द पैथोजन कैन एलिमिनेट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमें पता चला भाई इसके लीफ पार्ट में क्या आ गया है? पैथोजन आ गया, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कुछ लीफ पार्ट में क्या आ गया? पैथोजन आ गए। हम क्या करेंगे? रूट लेंगे, रूट तो ठीक है ना, रूट के थ्रू हमने क्या करा दिया? ग्रो करा दिया। या बर्ड के थ्रू हमने क्या किया? न्यू प्लांट को ग्रो करा दिया, ताकि वो कैसा रहे? डिसीज फ्री रहे। तो हम चाह सकते हैं अगर लीफ में प्रॉब्लम आ चुकी है और वो जेनेटिकली अभी नहीं है, अभी अभी पैथोजन आया है, तो दूसरे प्लांट को हम कैसे ले सकते हैं? विदाउट इन्फेक्शन ले सकते हैं। तो लिखा हुआ है पैथोजन कैन एलिमिनेट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम एलिमिनेट कर सकते हैं उस पार्ट को जहां पर पैथोजन है, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे? दूसरा न्यू प्लांट ग्रो करवा लेंगे। इज इट क्लियर? यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको इस तरीके से, यहाँ पर ये लीव्स है, यहाँ पर ये बर्ड है, यहाँ पर ये फ्लावर है, बस ऐसे ही बना दी जनरली, ठीक है। हमें पता है कि लीफ पर कोई डिसीज आ गई है, कुछ इस तरीके से स्पॉट देखने को मिल रहे हैं, राइट। ये न्यूली ग्रो बर्ड है और यहाँ पर कई सारी इसकी ब्रांचेस हैं, कई सारी इसकी स्टेम्स वगैरह निकली हुई है। हम क्या करेंगे? हमें पता चल गया है कि लीफ में पैथोजन है, बाकी कहीं नहीं है। वैसे तो ये पैथोजन कैसे हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये रूट से ही गया है पैथोजन तो ये पूरा प्लांट ही डिसीज हो जाएगा, पैथोजेनिक हो जाएगा। अगर ये रूट से नहीं, बस एयर कंटामिनेशन से आया, एयर की वजह से फंगस आया है कुछ, तो हम उसके डिफरेंट पार्ट को निकाल कर क्या करेंगे? दोबारा से सॉइल में ग्रो करा देंगे एंड न्यू प्लांट बन जाएगा, जो कि कैसा होगा? पैथोजन फ्री होगा। ये हमें इससे क्या होता है? फायदा रहता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, और मल्टीपल प्लांट्स कर सकते हैं, राइट। चलिए, आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the difference between fertilization and pollination? Explain. चलिए ठीक है, पहले बात कर लेते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन्स होगा, है ना। पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे? ट्रांसफर होते हैं। किससे ट्रांसफर होंगे पॉलन ग्रेन? एंथर से कहाँ पर पहुंचेंगे? स्टिग्मा तक, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब ये पॉलन ग्रेन्स फ्यूज करेंगे, यानी कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन करते हैं, तब उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
अभी पॉलन ग्रेन फ्यूज नहीं किए फीमेल गैमेट से, अभी स्टिग्मा तक पहुंचे हैं, उस प्रोसेस को हमने पॉलिनेशन कह दिया। जब ये पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स को लेके जाएंगे फीमेल गैमेट्स के पास, तब इसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या करता है, प्रोसीड करवाता है फर्टिलाइजेशन को, एंड फर्टिलाइजेशन कब होगा, आफ्टर पॉलिनेशन। बिना पॉलिनेशन की फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? तो ये बात समझ आ गई है। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक तरीके से फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है, लेकिन पॉलिनेशन क्या है, जो मेल गैमीट्स का ट्रांसफर होना है किस पर, फीमेल गैमीट्स पर। चलिए देख लेते हैं। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is known as pollination. चलिए इसे बना लेते हैं फ्लावर। चलिए, ये स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन आ रहा है भाई विंड के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू, और इधर स्टिक कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। एंथर का स्ट्रक्चर बना लेते, कैसा होता है, ये एंथर। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट और ये कनेक्टिव है, मैं इधर ही लिख देती हूँ, ये कनेक्टिव है, ये क्या है, फिलामेंट है, और ये क्या है, एंथर। इधर बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे क्या कहते हैं हम, पॉलन ग्रेन्स की बात करेंगे। इसके अंदर एंथर्स के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे और कहाँ पहुंचेंगे, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर पर। इतनी सी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे अभी, पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अभी इस प्रोसेस को, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स। यहीं पर फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज हो जाएगा, एंड देन क्या बनेगा, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट। समझ आ गई बात, मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, और बन जाएगा क्या, जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। आपको दिखाई दे रहा है, चलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन प्रेसीड्स फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन की ही वजह से क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, है ना, पॉलन ट्यूब की वजह से ये हमारा जो मेल गैमीट्स है फीमेल गैमीट्स के पास जाएगा, राइट। तो यहाँ पर याद रखना है, ये प्रेसीड्स करवाता है किसको, फर्टिलाइजेशन को। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली आफ्टर पॉलिनेशन when the pollen grains are germinated and then sent by the male gametes to the ovule. Fertilization can occur only after pollination. तो हमें ये समझ आ गया कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा, ओनली आफ्टर पॉलिनेशन। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा नहीं, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? एंड तभी क्या होगा, जर्मिनेशन के बाद मेल गैमेट्स कहाँ पहुंच जाएगा, टू द ओव्यूल। क्लियर है बेटा? एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली आफ्टर पॉलिनेशन। कब होगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा, राइट। पॉलिनेशन हमने देख लिया क्या होता है, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर पे पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब जनरेट होती है, एंड देन ये क्या करेगी, मेल न्यूक्लियस को कहाँ लेके जाएगी, फीमेल गैमेट्स के पास ले जाती है। देन क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। Pollination carries the male gamete that produces the pollen grain into the female sex organ. Pollination carries the male gamete. Pollination कराता कौन है, मेल गैमीट। अभी भी जस्ट बताया था भाई, ये मेल गैमीट है, यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भाई, ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर पर हो रहा है, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पर हो रहा है। That produces the pollen grains to the female sex organs. ठीक है, लिखा हुआ है, जो क्या करेगा, pollen grain को कहाँ ट्रांसफर करा देगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन पर। ठीक है, तो ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्टिग्मा,
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी गैमीट हटा देगी, नहीं तो आपको ये मेल गैमीट लगेगा पूरा, एन था मेल गैमीट हो गया था, इसे लिख देती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे कर लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट। ठीक है, इसे एंड्रोफोर भी कहते हैं, इसे गाइनोफोर कहते हैं। इधर मैं लिख देती हूँ, इसे क्या कहते हैं, एंड्रोफोर, और इसे क्या बोलते हैं, गाइनोफोर। इसे पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कई सारे नेम बता दिए मैंने इसके। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल क्या है? तो ये आ गया मेल, ह्यूमंस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स आर अ पेयर ऑफ थिन वॉल्ड मस्कुलर elongated sacs that secrete fluid to nourish and transport the sperms। तो सेमिनल वेसिकल क्या कर रही हैं, सीक्रेट करती हैं क्या, एक फ्लूइड। क्या फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट करने में और नरिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स आर अ पेयर ऑफ थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड होती है मस्कुलर elongated sacs को बोलते हैं हम क्या, सेमिनल वेसिकल, जो क्या करती है, सीक्रेट करती है फ्लूइड टू नरिश एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स। ठीक है, क्या करेंगी भाई, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेंगी, स्पर्म को क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेंगी, एंड क्या करती है, नरिश भी करती है। क्या करती है, नरिश करती है, और क्या कराती है, ट्रांसपोर्ट कराती है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट। समझ आ गया, स्पर्म को क्या कर रही है, नरिश भी करा रही है, ट्रांसपोर्ट भी करा रही है। टू फैसिलिटेट स्पर्म ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, द प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा एंड सेमिनल वेसिकल। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, टू फैसिलिटेट स्पर्म ट्रांसपोर्ट अच्छे से कराने के लिए एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, अब ये जाएगा किसके थ्रू, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक सीक्रेट करेंगे फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल का हमने पहले ही पढ़ लिया, सेमिनल वेसिकल में एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में एंड नरिशमेंट में हेल्प करता है। सीक्रेट कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। सीक्रेट कौन करता है उस फ्लूइड को, प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है। सीक्रेट कौन करेगा, फ्लूइड को, प्रोस्टेट ग्लैंड। इस फ्लूइड की हेल्प से स्पर्म क्या करेगा, नरिशमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन करवा देगा अच्छे से। ठीक है, समझ आ गया, दोबारा देख लो, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए सीक्रेट करेगी फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा। कहां करेगी, इनटू द यूरेथ्रा, इनटू यूरेथ्रा। समझ आ गया, यानी कि जब स्पर्म इजैकुलेट होता होगा तो उसके साथ में क्या होता है, फ्लूइड भी होता है एक। ठीक है, उस फ्लूइड को क्या, उस फ्लूइड का रोल क्या है, तो आपको समझ आ गया, रोल है भाई नरिशमेंट का एंड ट्रांसपोर्टेशन कराने का। अब ये सीक्रेट कौन करता है, तो करेगा कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये फ्लूइड जाएगा कहाँ, सेमिनल वेसिकल, जो थिन वॉल्ड मस्कुलर elongated sacs होती है, वहां पर चला जाएगा फ्लूइड, और वो क्या करेगा, नरिश करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को। क्लियर है, रोल आपको समझ आ गया सेमिनल वेसिकल का एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Define reproduction, explain the types of reproduction, mention the characteristics features of asexual reproduction, what are the advantages of sexual over asexual reproduction। तो आपको पता है
रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूछा गया एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर एसेक्सुअल। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशंस हैं, है ना, जेनेटिक चेंजेस मिलेंगे, सर्वाइवल कंडीशन बढ़ेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एग्जैक्टली पेरेंट कॉपी होंगे, अगर वो ठंडे में सर्वाइव कर सकते हैं, उनके अंदर भी वही जीन आएगा, तो वो भी ठंडे में ही सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब हमें पेरेंट से यानी कि मदर से 50%, फादर से 50% टाइप ऑफ जीन मिलता है जिसमें चेंजेस आते हैं, राइट, उस रिकॉम्बाइन होता है हमारा डीएनए, फिर जाके जब मल्टीप्लीकेशन होगा देन क्या होगा, कई सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखते हैं अभी आगे, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज। न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किससे? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? कंटिन्यूटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या लिखना है? कंटिन्यूटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को आसान लिखनी है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से हमें क्या करना है? प्रोडक्शन करवाना है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। क्या करने के लिए? पॉपुलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए या अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, द ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एंड गैमीट्स। जब ऑफस्प्रिंग किससे बनता है? सिंगल पेरेंट्स और गैमीट से, आर नॉट फ्यूज्ड, नॉट फ्यूज्ड। एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट से बनता हो, गैमीट्स फ्यूज नहीं होते हो, सिंगल पेरेंट से बनता हो, गैमीट फ्यूज नहीं होते हो, वहां पर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर डीएनए एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? दोबारा से सुन लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है ना? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है ना। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट एनी गैमीट्स या फिर विदाउट द फ्यूजन ऑफ एनी गैमीट्स। द वेरियस फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, क्या क्या है? ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, समझ आ गया। डिफरेंट सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व, ये भी समझ आ गया। द सेल डिवीजन अकरिंग इज ईदर मायोटिक और एमायोटिक। कैसे होगा? मियोसिस डिवीजन नहीं होता, डिवीजन। सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोटिकली और एक होता है मियोटिकली। माइटोसिस भी कहते हैं इसको और माइटोटिक भी कहते हैं, माइटोटिक, और ठीक है 2 टाइप्स के होते हैं। दूसरा है मियोसिस और एक होता है मियोटिक, मियोटिक सेम ही नेम है। ये डिवीजन ओनली गैमीट्स के अंदर होता है या फिर सेक्स सेल्स के अंदर होता है, सेक्स सेल्स के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको एक्सेप्ट सेक्स सेल्स सारी सेल्स में मिल जाता है, और सारी सेल्स कौन सी होती है हमारी? सोमैटिक सेल्स होती है, इन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं, सोमैटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर यही लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, विदाउट सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होंगी, जहां पर वहां पर कौन से टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलेगा हमें? माइटोसिस और माइटोटिक टाइप का। इज इट क्लियर? द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अभी अभी जस्ट बताया, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स। द मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रैपिड, और एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन भी बहुत जल्दी होता है, रैपिडली होता है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, विदाउट गैमीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मींस विदाउट सेक्सुअल मींस सेक्स सेल्स, तो ए सेक्सुअल का मतलब समझ आ गया आपको, जहां पर विदाउट सेक्स सेल्स क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। और यहाँ पर कैसे होता है? माइटोटिकली होता है या माइटोटिस के थ्रू होता है सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, सेक्स सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। सिंगल पेरेंट ही क्या करेगा? पार्ट लेता है रिप्रोडक्शन के अंदर, और यहाँ पर क्या होगा? रैपिडली सेल डिवीजन हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स
रैपिडली होगा। इज इट क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर हमने देखा एसेक्सुअल के अंदर फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। जब गैमीट ही नहीं बने, फ्यूजन ही नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? राइट, तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जहां पर हमें ऑफस्प्रिंग कैसे मिलता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू मिलता है। उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या बनता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। क्या बनेगा यहाँ पर? डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है पहले, फिर वो किस में चेंज हो जाएगा? मैच्योर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम रिलीज होगी, और स्पर्म रिलीज होगा, ओवम से जाकर फ्यूज हो जाएगा, एंड देन क्या बनेगा? जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एंड बहुत सारे चेंजेस होंगे। देन उसके बाद क्या बन जाएगा? एक ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाएगा और मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, the benefits of sexual reproduction over asexual reproduction are the fusion of male and female gametes occurs between two sexually distinct individuals and the offspring produces has diverse characteristics। मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली पेरेंट कॉपी बनना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चेंजेस नहीं आने वाले, डीएनए बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, 50% ऑफ डीएनए मदर से आया, 50% ऑफ फादर से आया। आपके अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बनेगा, जिससे वेरिएशंस भी मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट में, आपकी मदर की ब्लू आईज है और फादर की ब्राउन आईज है, राइट, लेकिन क्या होगा? चांसेस है आपकी आंखें या तो ब्लू हो या फिर क्या हो? ब्राउन हो, राइट। अगर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता तो चांसेस नहीं होते ना, एग्जैक्टली ब्राउन ही आती या ब्लू ही आती। यहाँ पर 2 पेरेंट के कॉम्बिनेशन से चांसेस है 50% ब्लू के या 50% ब्राउन के, और हो सकता है आपका ब्लू आईज भी आ गया, ब्लू आईज आ गया, तो ब्राउन अभी क्या होगा? या तो रिसेप्टिव में होगा, मतलब रिसेप्शन में रहेगा, है ना, रिसेसिव होगा, सॉरी रिसेसिव होगा, या फिर क्या रहेगा? यहाँ पर डोमिनेंट हो सकता है, किसी किसी केस में हो सकता है आपके भाई की ब्राउन आईज आ जाए, तो हो सकता है वो डोमिनेंट नेचर आओ ब्राउन का, तो वहां पर आ गया हो। ठीक है, तो दोनों ही चांसेस हैं, ब्लू देखने के भी, ब्राउन देखने के भी। हेयर्स की बात कर लेते हैं, ब्लैक हेयर है, ब्राउन हेयर है, फादर की ब्लैक हेयर है, मदर के ब्राउन हेयर है, आपके में दोनों के चांसेस हैं, ब्लैक हेयर भी आ सकते हैं, ब्राउन हेयर भी आ सकते हैं, तो वेरिएशंस मिल रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है आपको। लेकिन अगर यही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता, क्या ये वेरिएशन नजर आती? नहीं, सिंगल टाइप के ही जीन्स ट्रांसमिट हो रहे होते, एग्जैक्टली पेरेंट के आइडेंटिकल होते आप। इज इट क्लियर? चलिए, तो आपको ये समझ आ गया होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होने से बिटवीन 2 सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स, जो बिल्कुल दोनों डिफरेंट है, एंड द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हैज डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनके अंदर कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आने वाले हैं। Meiosis during gametogenesis provides opportunities for a new combination of genes। Meiosis होगा, आपको बोला था मैंने, सेक्स सेल्स होती है इनके बीच में, जब डिवीजन होगा तो कौन सा डिवीजन होगा? डिवीजन होगा तो कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस या फिर मियोटिक। बात एक ही है, डिवीजन होगा तो कौन सा होगा? मियोसिस। आसान है बहुत, मियोसिस और मियोटिक, मी मियोसिस आ रहा है, उधर भी मियोटिक आ रहा है। सोमैटिक में क्या था? माइटोसिस, माइटोटिक, माई आ रहा है। ठीक है, आसान है, कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, मियोसिस होगा जब गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि गैमेट्स में डिवीजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बाद फिर डिवीजन होता रहेगा, और इस तरीके से मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर है? तो ये डिवीजन कैसा हो रहा है अभी? म्योटिकली हो रहा है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, तो जिससे क्या मिलेगा? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स मिलने वाला है। आपको बता दिया 50 पेरेंट्स ऑफ फादर आएंगे, 50 पेरेंट्स ऑफ मदर आएंगे। अब कौन से 50% आने वाले फादर से, कौन से 50% मदर से आने वाले, हमें नहीं पता, वो न्यू कॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज का ओरिजिन होता है। ठीक है, वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन, आपको बता दिया वेरिएशन आएंगे इवोल्यूशन में। ठीक है, वेरिएशन कब आ सकते हैं? जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 सेक्सुअली डिफरेंट कैरेक्टर्स आपके अंदर मिक्स होने वाले, कंबाइन होने वाले, तब जाके वेरिएशन आते हैं। क्लियर है?
तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होगा तभी होगा, असेक्सुअली नहीं हो सकता। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज प्यूबर्टी? मेंशन द चेंजेस दैट अकर इन गर्ल्स एंड बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जानते हैं प्यूबर्टी क्या होता है? दैट पीरियड जहां पर क्या आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, जैसे हम एडोलेसेंस कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्यूबर्टी कहेंगे। एंड मेंशन द चेंजेस दैट अकर इन गर्ल्स एंड बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कौन कौन से चेंजेस आते हैं गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? तो जैसे कि आप जानते हैं पेनिस एंड स्क्रॉटम जो होते हैं लार्ज हो जाते हैं बॉयज के अंदर, है ना। जो उनकी बियर्ड है वो ग्रो कर जाती है ना। लैरिंग्स कैसा हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है, राइट। प्यूबिक हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, जेनिटल हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, आर्मपिट्स में हेयर ग्रो कर जाते हैं, चेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। प्यूबर्टी क्या है? अ पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकेम फंक्शनल। ठीक है, तो प्यूबर्टी एक ऐसी टाइम है जहां पर क्या आती है? मैच्योरिटी आ जाती है। एंड यहाँ पर एडोलेसेंस जैसे बोलते हैं हम, क्या एडोलेसेंस बोलते हैं, जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब कैसे होने वाले हैं? फंक्शनल होने वाले हैं। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूबर्टी लिखने के लिए। यहाँ पर अब जो हार्मोन्स होंगे वो क्या करेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करते हैं, एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी होता है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का भी, इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। क्लियर है सभी को? समझ आ गया? तो चेंजेस इन मेल्स आर, क्या क्या चेंजेस आते हैं मेल्स में? स्क्रॉटम और पेनिस एनलार्ज होता है, अभी बात हुई आपसे। स्क्रॉटम एंड पेनिस क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा। शोल्डर्स आर ब्रॉड, देखा ना लड़के ऐसे चलते एकदम दो भी है ना। शोल्डर्स कैसे हो जाते हैं? ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। मसल्स डेवलपमेंट इज इंक्रीज, मसल्स भी बन जाती हैं, बॉडी बनाने लगते हैं ना, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं ना। द लैरिंग्स आर इज एनलार्ज, लैरिंग्स कैसे हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है। वॉइस बहुत डीपनिंग हो जाती है इसी वजह से। सो वॉइस इज डीपनिंग ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कैसी हो जाएंगी? थिक हो जाती है, जिसकी वजह से वॉइस डीप हो जाती है। इज इट क्लियर? सॉरी। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ होने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा हेयर्स ऑन द फेस, आर्मपिट्स एंड चेस्ट। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, प्यूबर्टी चेंजेस इन वुमेन आर, वुमेन में कौन कौन सी आती है चेंजेस? सो ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्स्ट्रा हेयर इन द आर्मपिट्स, सेम ही है। हेयर ऑन द बियर्ड, मस्टैक एंड चेस्ट इज एब्सेंट। यहाँ पर ये हेयर्स नहीं होते, ठीक है। ये मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते। पेल्विस गेट्स ब्रॉडेन, पेल्विस क्या हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन, इनिशिएशन हो जाता है किसका? मेंस्ट्रुएशन का एंड ओव्यूलेशन का। मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन आपको पता होगा ऐसे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। एग्स जो होते हैं वो मिच्योर नहीं होते, इमेच्योर एग्स बेबी जब बॉर्न करती है बेबी गर्ल, तभी उसकी ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, बट ये रिलीज नहीं होते उस टाइम, ओव्यूलेशन नहीं होता। जब जैसे ही मेंस्ट्रुएशन टाइम या फिर कह सकते हैं प्यूबर्टी टाइम आता है, तब ये एग रिलीज होना स्टार्ट करता है एट द वन टाइम ऑफ वन ओवरी से। ठीक है, तो क्या होगा? मंथ में एक बार एक ओवरी रिलीज करेगी एक एग को, जो कि मेच्योर एग होता है। फिर उसके बाद अगली ओवरी रिलीज करेगी एक एग को अगले मंथ में, जहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये बात समझ आ गई है? ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ एग, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी। फैट डिपोजिशन इन वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक द थाइज, हिप्स एंड शोल्डर्स। तो फैट डिपोजिशन होने लगता है प्यूबर्टी टाइम में। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट हैपेंस टू डीएनए व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूसेस? क्या होगा डीएनए में जब सेल रिप्रोड्यूस करती है? तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए फॉर्म्ड। मतलब कि भाई डीएनए जो सेल है वो डिवीजन कर रही है या सेल रिप्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है 1 से 4 सेल्स बनने वाली है, जनरेट होने वाली है, या 1 से 2 सेल बनने वाली है। कौन सा डिवीजन हो रहा है ये मैटर करेगा। 2 डॉटर न्यूक्लियर बन गए। अब यहाँ पर होता क्या है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या करेगा? अपनी तरह से एक डिवाइड करेगा, रेप्लिकेशन करेगा अपने आप को। सेल्फ डीएनए से डीएनए बनता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन बोलते हैं। और ये एग्जैक्टली कॉपीज होती हैं, डीएनए की क्या होगी? एग्जैक्टली कॉपी होगी। इसमें वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म। जब सेल रिप्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा,
एग्जैक्टली डीएनए कॉपीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाट इज द मेथड बाय विच द प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस? प्लाज्मोडियम किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था, मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन मेथड इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन मेथड and asexual reproduction method. The parent organism is split to form many new organisms at the same time. Parent organism क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा many new organisms. ठीक है, समझ आ गया? एट द सेम टाइम रप्चर हो जाएगी ये सिस्ट एंड ये बाहर हो जाते हैं। लिस्ट 4 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है भाई क्या क्या है? फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, फिजन हो गया, ठीक है, और बडिंग हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से, देख लेते हैं। बडिंग ईस्ट के अंदर होता है। इस तरीके से बड ग्रो कर जाती है, धीरे धीरे क्या होगा? सेपरेट आउट हो जाएगी। यहाँ पर भी छोटा डीएनए वो न्यूक्लियस बन जाएगा, धीरे धीरे सेपरेट आउट हो जाएगी और इस तरीके से पूरा यीस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में आपको बता ही दिया मैंने, है ना। रीजनरेशन और बता देती हूँ मैं, प्लेनेरिया के अंदर है। ठीक है, अब इसका कोई भी पार्ट अगर फ्रेगमेंट, कोई भी बॉडी पार्ट इसका अगर फ्रेगमेंट बना लेगा या टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां से एक न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा, वहां से एक न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। जैसे कि आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ में होता है, कट हो जाती है तो फिर से रीजनरेट कर लेती है, वहां से फिर से ग्रोथ कर लेगी। पर यहाँ पर कोई भी पार्ट टूटेगा उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। रीजनरेशन के लिए लिख लीजिए प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। स्पोर फॉर्मेशन के लिए लिख लीजिए फंगस राइजोपस। ठीक है, बर्डिंग के लिए लिख लीजिए ईस्ट हाइड्रा भी लिख सकते हैं, ईस्ट हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाता है? फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। यहाँ पर डायग्राम में बना देती हूँ। बॉडी में से ये फ्रेगमेंट निकल गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए स्पाइरोगायरा। ठीक है, समझ आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ डज रिप्रोडक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी? अब रिप्रोडक्शन कैसे प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी? द स्पीशीज पॉपुलेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The transfer of specific characters or body design feature is essential for an individual to survive in a population. This possible through reproduction. Variation that occur in the population due to reproduction help the individual survive in a changing night chain. क्या समझ आ गया आपको? स्पीशीज पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है किसके थ्रू? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। स्पीशीज स्टेबलाइज कब होंगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। क्या होगा यहाँ पर? ट्रांसफर होगा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का या फिर बॉडी डिजाइन फीचर्स का, पेरेंट से बिल्कुल सही, ऑफ स्प्रिंग में। इज एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव इन पॉपुलेशन। तो आपको पता है यहाँ पर ट्रांसफर होना, किसका ट्रांसफर होना? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। क्या करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए। दोबारा से सुन लीजिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइज किसके थ्रू होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। अब ऐसा क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या फिर बॉडी डिजाइन फीचर जो कि एसेंशियल है किसी इंडिविजुअल के लिए, क्या करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए। दिस इज पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन। ये पॉसिबल कब हो सकता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू। वेरिएशन दैट अकर इन द पॉपुलेशन ड्यू टू रिप्रोडक्शन हेल्प द इंडिविजुअल सर्वाइव इन अ चेंजिंग नाइट चेन। अगर कुछ चेंजेस आ गए आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस में, तो वेरिएशन अगर नहीं होगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, वेरिएशन दैट अकर इन दी पॉपुलेशन। अगर वेरिएशन आती है पॉपुलेशन के अंदर ड्यू टू रिप्रोडक्शन, है ना, हेल्प द इंडिविजुअल सर्वाइव। अगर रिप्रोडक्शन की वजह से मान लीजिए पेरेंट्स और मदर की कॉम्बिनेशन से कुछ अदर कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, 100% कुछ अदर कॉम्बिनेशन बना जिसकी वजह से क्या आ गए? वेरिएशन आ गए। तो ये वेरिएशन ड्यू टू किसकी वजह से है? रिप्रोडक्शन की वजह से है। और ये क्या करेंगे? आपको हेल्प करेंगे टू सर्वाइव इन
चेंजिंग नेचर। समझ आ गया? अगर आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके इकोसिस्टम के अंदर या आपके एनवायरनमेंट के अंदर या किसी भी चीज में कोई भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, ये वेरिएशन बताएगा। समझ आ गया? ये वेरिएशन की हेल्प से ही आप क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बैक्टीरिया का, या दो एनिमल हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन के, बिल्कुल भी उस जोन में सर्वाइव नहीं कर सकते, कभी गए नहीं है, इसलिए क्या होगा, कोई आना जाना भी नहीं है, ब्लॉकेज है बीच में, जा नहीं सकते, किसी वजह से रास्ता बन गया, दोनों ने कोशिश की इधर से उधर जाने की, बहुत सारी स्पीशीज क्या हो गई, मर गई, बहुत सारी स्पीशीज बच गई। अगर मैं बोलूं 80% स्पीशीज मर गई, 20% बच गई, तो 20% कौन सी बची होंगी, जिनमें वेरिएशन थी। समझ आ गया? उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को सर्वाइव कर लिया, किसके थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो वेरिएशन आई इसके थ्रू। ठीक है, किसमें सर्वाइव कर लिया, कैसी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, समझ आ गया? इज इट क्लियर? तो ये बात समझ आ रही है। बाकी 80 क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेरिएशन नहीं होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये वेरिएशन हमारे बेनिफिशियल है, तो इसका मतलब है कंडीशन कैसी रहेगी आपके लिए, पॉजिटिव रहेगी, और आप क्या कर पाएंगे, उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन आपका यही था कि रिप्रोडक्शन के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आती है, तो आपको समझ आ गया रिप्रोडक्शन की स्टेबिलिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएगी। किसके थ्रू, कैसे हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, किसके थ्रू हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, एंड जिसकी वजह से कंडीशन कैसी हो पा रही है, अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं या आपके नीचे में जो भी जो भी चेंजेस आए हैं उसमें आप सर्वाइव कर पा रहे हो। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेथड बाय विच स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूसेस, बता दिया मैंने, एसेक्सुअल कंडीशन होती है, अंडर फेवरल कंडीशन में ये क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सर्वाइव कर लेगा, सॉरी सर्वाइव भी नहीं, रिप्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, क्या होता है मैंने बताया था, यहाँ पर एक कोई भी फ्रेगमेंट टूट जाएगा, मान लो ये टूट गया, और यहाँ से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? वर्ड ज्यादा आ रहा है, सर्वाइव है ना, चलो कोई नहीं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, in which part of the bryophyllum is the buds produced for vegetative propagation? In which part of the bryophyllum, bryophyllum का कौन सा पार्ट है जो बर्ड प्रोड्यूस करता है और वहां से वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है? इसका डायग्राम बना देती हूँ मैं, आप समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया होगा, यस, लीव्स। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स बन जाते हैं और ये बर्ड्स ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल और न्यू प्लांट को ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो देख लेते हैं, ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली थ्रू बर्ड्स प्रोड्यूस्ड ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स, ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स या लीफ। समझ आ गया? मार्जिन, लीफ की मार्जिन पर क्या आ जाते हैं, ये बर्ड्स ग्रो कर जाती हैं, और यहाँ से ये क्या कर सकता है, न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है। ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको लगता है तो आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। What will happen when planaria is cut into two pieces? Sorry, जो टू स्मॉल पीसेस हैं वहां पे प्लेनेरिया कट भी हो गया, तो टू न्यू प्लेनेरिया रीजनरेट हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? प्लेनेरिया अंडरगो रीजनरेशन व्हेन दे आर कट इनटू स्मॉल पीसेस, दिस मींस दैट ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू अ न्यू स्पाइरो वगैरह, लगे गलत हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए प्लेनेरिया इनटू न्यू प्लेनेरिया। समझ आ गया? डायग्राम मैंने बनाया था, एक बार और बना के दिखा देती हूँ मैं। अगर यहाँ से टूट जाता है तो ये वाला पार्ट जो निकला हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या बनाएंगे, न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? रीजनरेट कर लेंगे। What happens when a mature Spirogyra filament attains considerable length? When a mature Spirogyra attains considerable length, it breaks into two or more fragments. ये क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू स्पायरोगैरा। ये अभी मैंने डायग्राम बताया था आपको, याद रखना है। जब ये कंसिडरेबल लेंथ तक पहुंच जाता है तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, जब ब्रेक डाउन कर जाएगा देन उसके बाद हर एक पीसेस क्या बनाएगा, हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करेगा न्यू इंडिविजुअल। ये थोड़ा थोड़ा लगभग रीजनरेशन जैसा ही होता है, बट एग्जैक्टली रीजनरेशन नहीं है। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ हाइड्रा, एक्सप्लेन। हाइड्रा का मैंने बताया था बडिंग से होता है। ठीक है,
So Hydra reproduces by budding, which is a method of asexual reproduction. Hydra is a multicellular organism and a small protuberance arises from one side of the body. The protuberance grows and gives rise to adult-like structure. At the free end, the hypostome and tentacles are developed. It develops a basal disc at the point of attachment with the parent organism and then gets detached to lead an independent life. चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर समझ लेंगे. हाइड्रा है, इधर ही बना देती हूँ. टेंटिकल्स निकले होते हैं इस तरीके से. ये हाइपोस्टोम जिसे माउथ कहते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्या ग्रो कर रही है, एक छोटी सी बर्ड. ओके. देन धीरे धीरे ये क्या करेगी, ग्रो होगी यहाँ से. ये टेंटिकल्स इसी बनी रहेंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा, ये टेंटिकल्स यहाँ पर भी ग्रो हो जाएंगे. और ये धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा. तो देख लो वही लिखा है हाइड्रा रिप्रोड्यूस. पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे. डन. चलिए हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग विच इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये समझ आ गया. ये एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होता है एंड अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस अराइजेस. छोटा सा प्रोट्यूबरेंस अराइज हुआ था फ्रॉम द वन साइड ऑफ द बॉडी. हमने देखा था एक साइड ऑफ द बॉडी के. ठीक है. द प्रोट्यूबरेंस ग्रोज एंड गिव राइज टू एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर. देखा था धीरे धीरे ये ग्रो हो गया था. इसके भी टेंटिकल्स और हाइपोस्टोम वगैरह सब डेवलप हो गए थे इधर. ठीक है. और ये क्या बन गया था, एक न्यू इंडिविजुअल बन गया था. यही लिखा हुआ है, इतना समझ आ गया. At the free end, the hypostome and tentacles are developed. आपने देखा था फ्री एंड पर क्या बन रहा था, उसके हाइपोस्टोम, ये माउथ वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या टेंटिकल्स ग्रो कर गए थे. देखा था. ठीक है. ये बात समझ आ गई. क्लियर है भी ये लाइन. It develops a basal disc at the point of attachment with the parent organism and then get detached. एक डिस्क बना लेता है जिससे अपने पेरेंट बॉडी से अटैच होता है, फिर उसके बाद डिटैच हो जाएगा एंड देन क्या होगा, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए तैयार रहेगा. समझ आ गया. क्लियर है. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. डन. चलिए. नेम टू ऑर्गेनिज्म विच कैन रीजनरेट. हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. हाइड्रा भी रीजनरेशन दिखाता है पर प्लेनेरिया पहले प्रेफर करना फिर हाइड्रा देना. ठीक है. हाइड्रा एंड प्लेनेरिया दोनों ही क्या करते हैं, रीजनरेशन दिखाते हैं. कोई भी पार्ट कट होगा, कोई भी पार्ट फ्रेगमेंट में टूटेगा तो क्या बन जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल वहां से ग्रो कर जाता है. विच ऑर्गेनिज्म कॉजेस काला अजर डिसीज एंड व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो लीशमानिया इसका आंसर है बेटा. लीशमानिया जो है वो काला अजर रोग करता है और इसका हमने पढ़ा था फिजन, बाइनरी फिजन होता है. स्प्लिट हो जाती है बॉडी इनटू टू पीसेस और जो कैसे होगी, इक्वली होगी. द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला अजर डिसीज इज लीशमानिया. आ गया. इट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन. बात हुई थी हमारी इसको लेकर, बाइनरी फिजन होगा. विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एग्जिबिटेड बाय राइजोपस. बात हुआ था किसके थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन. किसके थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये स्पोर क्या करेंगे, बस्ट आउट हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं. ठीक है. द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर राइजोपस इज स्पोर फॉर्मेशन. देयर आर 3 फेवरेबल कंडीशन फॉर द स्पोर टू जर्मिनेट. दीज आर मॉइस्चर, सुइटेबल टेम्परेचर एंड फूड और न्यूट्रिशन. क्या क्या चाहिए इसको, मॉइस्चर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, फूड चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए. फूड और न्यूट्रिशन. ठीक है. तब जाके क्या करेगा, ग्रो कर पाएगा. अगर कोई भी चीज अगर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इनमें से कुछ भी, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, फूड या न्यूट्रिशन हो गया, तो क्या करेगा, स्पोरेंजियोफोर बना लेगा. उसमें ये थिक वॉल कर लेता है और स्पोर्स क्या रहते हैं उसमें,
प्रेजेंट रहेंगे, देन उसके बाद क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये रप्चर हो जाएगा एंड स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, What happens when sporangia burst on maturation? क्या होगा जब sporangia burst हो जाती है maturation पर? अब ये भी just हमारी बात हुई है। Many spores are released in the air when the sporangia burst on maturation. When these spores fall on food or soil and the condition are favorable, then these spores germinate into new individual. अभी ये भी just बात हुई थी, sporangia में sporangia 4 ये बनता है, thick walled होता है, इसके अंदर spores होते हैं। इस तरीके से माइसीलियम में, ठीक है। ये जब बस्ट होगी, ये जब बस्ट होगी तो क्या होगा, इसमें से जितने भी स्पोर्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, एयर में आ जाएंगे। एयर में आने के बाद ये जब फॉल होंगे किसी पर भी, एयर में आने के बाद जब ये फॉल होंगे किसी पर भी, सॉइल पर या फूड पर, सॉइल पर या फूड पर, तो ये क्या करने लगेंगे, जर्मिनेट करने लगेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन, जर्मिनेट करने लगेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन। और वो 3 कंडीशन क्या है, ये भी जस्ट हमारी बात हुई है, मॉइस्चर, बिल्कुल सही, फूड और न्यूट्रिशन, एंड क्या चाहिए भाई, बिल्कुल सही, मॉइस्चर, फूड और डार्कनेस भी चाहिए, ठीक है। फॉल करेंगे सॉइल एंड फूड पर, जर्मिनेट कर जाएंगे अंडर फेवरेबल कंडीशंस एंड ग्रो कर जाएंगे। क्लियर है? हमारी बात हुई थी यहाँ पर मॉइस्चर, टेम्परेचर, फूड और न्यूट्रिशन, बात एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? क्या एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? This technique is used for the propagation of those plants that are seedless or do not produce viable seeds. बात हुई थी हमारी, जो सीडलेस होते हैं, नॉट वायबल सीड्स हैं जिनके, उनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है, फास्टर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर कोई पैथोजन है तो उसको पैथोजन फ्री कर सकते हैं, राइट। फॉर फ्रूट ट्रीज एंड फ्लावरिंग बुशेस, ग्राफ्टिंग इज अ प्रोपगेशन मेथड। फ्रूट ट्रीज हो गए या फ्लावरिंग बुशेस हो गए, उनको हम क्या करते हैं, किसी की हमने क्या ले ली, रूट ले लिए, ठीक है। और इसी तरीके से हमें कट करना होता है ताकि जाइलम एंड फ्लोएम इसके स्टिक हो जाए अच्छे से। यहाँ पर हमने पूरा ये ओवरऑल क्या लिया, किसी की स्टेम ले लिया और हमने क्या कर दिया, इसको टाइटली टाइड कर दिया धागे से या थ्रेड से, ठीक है। धीरे धीरे हम देखेंगे ये प्लांट ग्रो कर जाएगा आगे, ठीक है। ये आगे प्लांट ग्रो कर जाएगा, ब्रांचेस बना लेगा, जो भी है, समझ आ रहा है, ग्राफ्टिंग के थ्रू। तो लिखा है फॉर फ्रूट ट्रीज एंड फ्लावरिंग बुशेस के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग टाइप का प्रोपगेशन यूज करते हैं। समझ आ गया? इससे क्या होगा भाई, किसी की रूट बहुत अच्छी है ना, तो उस रूट का इस्तेमाल हो जाएगा, और उस प्लांट की जिसकी रूट अच्छी नहीं थी उसके स्टेम को हम क्या करेंगे, इस पर स्टिक करवा देंगे। क्लियर है? वी कैन ऑब्टेन सीडलेस प्लांट्स बाय मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें सीड नहीं बनते क्योंकि गैमेट्स नहीं बन रहे तो सीड भी नहीं बनेंगे। तो ये कैसे प्लांट्स होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। ग्राफ्टिंग इनेबल्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 प्लांट्स। ग्राफ्टिंग इनेबल्स द कॉम्बिनेशन, ग्राफ्टिंग से क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिल जाता है हमें 2 मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 प्लांट्स का। जैसे कि मैंने जिसकी रूट ली है उसका कैरेक्टर मुझे थोड़ा बहुत मिलेगा, और जिसकी मैं स्टेम ले रही हूँ, जिस प्लांट को मैं ग्रो करवा रही हूँ, उसका कैरेक्टर मिल जाएगा। तो ग्राफ्टिंग से हमें क्या मिल जाता है, 2 टाइप्स के कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। इसे बोलते हैं स्टॉक और इसे बोलते हैं श्योन। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, श्योन। ये क्या है, स्टेम है, और ये क्या होती है, रूट होती है। इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्टिंग में पूछ लेते हैं। स्टॉक क्या होता है, रूट ऑफ द प्लांट, और श्योन क्या होता है, स्टेम ऑफ द प्लांट। रूट ऑफ द प्लांट उसको, वो तो पहले से रूटेड है, कोई प्लांट खराब हो गया या फिर किसी वजह से कट गया तो आप क्या करेंगे, उसकी स्टेम, रूट को वेस्ट नहीं जाने देंगे, उस पर किसी भी प्लांट की स्टेम इंसर्ट कर सकते हैं, इसे टाइट कर सकते हैं, बांध सकते हैं, इस तरीके से आपको स्लाइटली कट करना है ताकि उसके जो फ्लोएम है वो स्टिक हो जाए अच्छे से और ट्रांसपोर्टेशन बना रहे, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे ये अपने आप ही स्टिक हो जाएगा, आप उस धागे को भी निकाल देंगे, चिपका रहेगा, एनी न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। कौन सी प्रोसेस है, ग्राफ्टिंग है। कौन सी प्रोसेस है, ग्राफ्टिंग है। Through stem cutting, certain plants like roses, sugarcane, cacti, etc. can be propagated rapidly. Stem cutting से roses करते हैं ना, तो stem cutting से क्या करेंगे, roses को, sugarcane को, cacti को हम क्या कर सकते हैं, propagate कर सकते हैं।
बनानाज एंड जैस्मिन आर द टू प्लांट्स ग्रोन थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड। बनानाज हो गया, जैस्मिन हो गया, इन सब प्लांट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट एंड द डिजायर्ड फीचर विल बी एप्लीकेटेड इन द न्यू प्लांट। हम चाहते हैं भाई पेरेंट प्लांट बहुत बढ़िया तुम्हारा, उसके जैसे कैरेक्टर आ जाए, तो क्या करो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा दो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराने से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसी क्वालिटी का प्लांट होगा, हमें एग्जैक्टली वैसी ही क्वालिटी का प्लांट मिलने वाला है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन प्रोपेगेट द ऑरेंज प्लांट दैट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड। यानी कि कोई ऑरेंज का प्लांट ऐसा है जिसके अंदर एबिलिटी चली गई है, अब सीड ग्रो नहीं हो रहे हैं उसके अंदर, तो आप क्या करो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा दो। स्टेम कटिंग के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू क्या करोगे, आप प्लांट को प्रूटेड कर सकते हो और न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉलोइंग टर्म्स। डीएनए, डीएनए जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी पहले तो फुल फॉर्म है, याद रख लो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो, कौन सी शुगर होती है इसमें, राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल which is responsible to carry information, genetic characters, है ना, from one generation to another। समझ आ गया, genetic material है। DNA is a polymer of many nucleotide, ये क्या होता है, पॉलीमर है कई सारे न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, यूनिट्स, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को या फिर हमारे ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने के लिए। तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। रिप्रोडक्शन क्या होता है, बात हो चुकी है हमारी भी, इट इज अ लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोथ इट्स पॉपुलेशन। क्या करता है, हेल्प इन मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, हेल्प इन मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। आसान है, याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है, बात हो गई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का मोड है ना, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट फॉर मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म साइमल्टेनियसली, एंड एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम। एक ही टाइम पर कई सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक ही समय पर स्प्लिट हो जाएगा कई सारे ऑर्गेनिजम्स में, उसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। दोबारा से सुन लो, इन दिस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म split to form new organism simultaneously, साथ ही साथ बनते जा रहे हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, पहले टेस्टीज वाला। टेस्टीज क्या होता है, ये मेल गैमीट्स होते हैं और स्पर्म आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या बनते हैं, मतलब मेल गैमीट्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं और स्पर्म बनते हैं, यहाँ पर टेस्टीज में। तो टेस्टीज एक ऐसा एरिया है जहां पर क्या बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स एंड स्पर्म होता है, ठीक है। दे आल्सो फॉर्म अ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन। तो याद रख लो, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स और स्पर्म, मेल गैमीट्स और स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, आसान है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमीट्स एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्क्रोटम क्या होता है, इट इज अ पाउच, ये पाउच होता है जो आउटसाइड होता है, इट इज अ पाउच ऑफ स्किन आउटसाइड एंड द टू टेस्टिस लाई इन देयर रिस्पेक्टिव स्क्रोटल सैक्स। तो दोनों स्क्रोटल सैक्स में क्या होती है, टेस्टीज होती है। इस पाउच के अंदर क्या होती है, टेस्टीज होती है। समझ आ गया, तो ये जो पाउच है इसके अंदर क्या है, टेस्टीज होती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, द स्क्रोटम इज थर्मोरेगुलेटर दैट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फॉर्मिंग स्पर्म। ये कैसा होता है, थर्मोरेगुलेटर होता है, टेम्परेचर को चेंज करता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोवेस्ट टेम्परेचर होता है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, रेगुलेट करता है, क्या करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा और सुइटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है फॉर फॉर्मिंग स्पर्म। क्या करेगा, ये सुइटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा फॉर फॉर्मिंग स्पर्म। समझ आ गया, तो ये किसकी तरह रोल प्ले करता है, थर्मोरेगुलेटर। ये क्या है, थर्मोरेगुलेटर। दोबारा से सुन लेते हैं, स्क्रोटम क्या है, पाउच ऑफ स्किन आउटसाइड
एंड द टू टेस्टिस लाई इन देयर रिस्पेक्टिव स्क्रोटल सेक्स। एक टेस्टिस एक स्क्रोटम में होगी, दूसरी टेस्टिस दूसरे स्क्रोटम के अंदर होती है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। एंड ये क्या होता है, थर्मो रेगुलेटर होता है। थर्मो रेगुलेटर का मतलब है ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए होगा उसको वो देगा, परफॉर्मिंग स्पर्म। नेक्स्ट आ जाओ, वास डिफरेंस क्या होता है। वास डिफरेंस एक ट्यूब होती है ना, इज अ स्ट्रेट ट्यूब अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट कैरीज द स्पर्म टू द सेमिनल वेसिकल। ये क्या करती है, स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाती है, where mucus and watery alkaline fluid containing fructose are mixed with the sperm। हमने बात की थी प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करती है एक फ्लूइड को, कैसा फ्लूइड है, जो म्यूकस एंड वाटरी, पीएच कैसा है, बिल्कुल सही, बेसिक है, एल्कलाइन है ना, वाटर सॉल्युबल है। फ्लूइड कंटेनिंग फ्रक्टोज, जिसके अंदर फ्रक्टोज भी होता है जो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। दोबारा से सुन लो, कैसा फ्लूइड है, म्यूकस है, वाटरी है, एल्कलाइन है। म्यूकस है, वाटरी है, एल्कलाइन है, ये बात समझ आ गई। फ्लूइड कंटेनिंग फ्रक्टोज, और भी क्या इसके अंदर फ्रक्टोज है जो मिक्स हो जाता है किसके साथ, स्पर्म के साथ। तो वास डिफरेंस क्या है, एक ट्यूब है, कितनी बड़ी ट्यूब है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो स्पर्म को कहां तक पहुंचाती है, सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाती है, जहां पर म्यूकस, वाटरी, एल्कलाइन, फ्लूइड कंटेनिंग फ्रक्टोज जो क्या करेगा, स्पर्म के साथ मिक्स्ड हो जाता है, जो क्या करता है, स्पर्म के साथ मिक्स्ड हो जाता है। यानी कि सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस स्पर्म को लेकर आया सेमिनल वेसिकल तक, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद स्पर्म में मिक्स हो गया वो फ्लूइड, क्या हो गया, मिक्स हो गया वो फ्लूइड। समझ आ गया। इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या है, फ्रक्टोज है, कैसा है ये, फ्रक्टोज तो है ही है, साथ में ये कैसा है, एल्कलाइन है, वाटरी और म्यूकस है, एल्कलाइन तो है ही है, एल्कलाइन, वाटरी, ठीक है, और म्यूकस एंड वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड है जिसके अंदर क्या है, फ्रक्टोज है, जो मिक्स हो जाता है किसके साथ, स्पर्म के साथ। कौन सीक्रेट कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ पर मिल रहा है, सेमिनल वेसिकल। कौन लेके जा रहा है स्पर्म को, वास डिफरेंस। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, इज अभी भी बात भी हुई हमारी। प्रोस्टेट ग्लैंड इज वन सिंगल लार्ज ग्लैंड दैट सराउंड्स द यूरेथ्रा एंड प्रोड्यूसेस अ मिल्की एंड स्लाइटली एसिडिक सीक्रेशन। अब ये कैसा सीक्रेशन है, एसिडिक सीक्रेशन है। सेमिनल वेसिकल का कौन सा सीक्रेशन था, बेसिक सीक्रेशन था। कैसा सीक्रेशन था, बेसिक, और इसका सीक्रेशन कैसा है, एसिडिक सीक्रेशन। समझ आ गया। प्रोस्टेट ग्लैंड इज वन सिंगल लार्ज ग्लैंड होती है जो सराउंड होती है किससे, यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा के आसपास होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, चारों ओर होगी, जो मिल्की एंड स्लाइटली एसिडिक सिक्रेशन करती है। ये सिक्रेशन भी क्या करता है, नरिश करता है स्पर्म को, सो दे कैन स्विम। ये क्या करता है, नरिश करता है किसको, स्पर्म को, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, उसमें स्विम कर पाते हैं, स्पर्म, सो दे कैन स्विम। नरिश करेगा स्पर्म को एंड स्पर्म क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाएंगे। समझ आ गया। प्रोस्टेट ग्लैंड एक वन सिंगल लार्ज ग्लैंड है जो सराउंड रहती है यूरेथ्रा से। क्या प्रोड्यूस करती है, मिल्की एंड स्लाइटली एसिडिक secretion, milky and slightly acidic secretion. The secretion of the prostate gland activates and nourishes the sperm so they can swim. Seminal vesicle की बात कर लेते हैं। Seminal vesicles are one of the pair of sac-like structure located near the bladder's base. Seminal vesicles का क्या होता है, एक पेयर होता है, sac-like structures होता है जो located होता है बेटा ब्लैडर के नियर द ब्लैडर बेस, ब्लैडर बेस के नियर होता है। Seminal fluid is a watery alkaline fluid, बात तो ये that contains nutrients such as fructose which serve as a source of energy for the sperm. Sperm को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेमिनल वेसिकल। क्या होता है उसके अंदर, ग्लूकोज, और कैसा होता है, वाटरी अल्कलाइन म्यूकस फ्लूइड होता है। समझ आ गया। Each seminal vesicle releases its content during ejaculation into the ejaculatory duct. लिखा हुआ है each seminal vesicle रिलीज करती है कंटेंट को, कब, ejaculation के टाइम, into the ejaculatory duct। जब ejaculation होगा स्पर्म का, तब ejaculatory duct से ejaculation हो जाता है किसका, इस फ्लूइड का। कौन करेगा, सेमिनल वेसिकल। कैसा फ्लूइड है, वाटरी है, म्यूकस है, एल्कलाइन है। क्या कंटेन करता है, फ्रक्टोज कंटेन करता है। फ्रक्टोज है तो एनर्जी मिलती है स्पर्म को, किसकी हेल्प से, इसी फ्लूइड की हेल्प से। समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाओ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोबारा से आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। It secretes slightly acidic and milky fluid that forms 25% of the volume of semen. ये
ऐड है इसमें, यहाँ पर ये देख लो, याद रखना 25% ऑफ द सेमन वॉल्यूम का, जो सेमन का वॉल्यूम है वो 25% किसकी वजह से होता है, इसी फ्लूइड की वजह से होता है। कैसा होता है ये फ्लूइड, मिल्की होता है और एसिडिक होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हेल्प करता है, नरिश करता है स्पर्म को, और ये देता है मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट करवाता है स्पर्म की। याद रखो, एनर्जी कौन देता है, सेमिनल वेसिकल वाला फ्लूइड। मोटिलिटी कौन कराता है, प्रोस्टेट ग्लैंड वाला फ्लूइड। एसिडिक कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड वाला। एल्कलाइन बेसिक कौन है, सेमिनल वेसिकल वाला। एनर्जी सेमिनल वेसिकल, तो फ्रक्टोज किस में होगा, सेमिनल वेसिकल में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, व्हेन डीएनए कॉपिंग इज इनइफेक्टिव, what effect does it have on the reproduction process and how does DNA remain constant through each new generation? जब डीएनए कॉपिंग इनइफेक्टिव हो जाएगी तो what effect does it have on the reproduction? क्या होगा, मुश्किल है सर्वाइव करना, ठीक है। एंड हाउ डज डीएनए रिमेन कांस्टेंट थ्रू ईच न्यू जनरेशन, कैसे कांस्टेंट रहेगा डीएनए हर एक जनरेशन में, किसके थ्रू हो सकता है कांस्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। चलिए देखते हैं, वेरिएशन अकर्स व्हेन द कॉपिंग ऑफ डीएनए इज नॉट एक्यूरेट। वेरिएशन कब होगा, जब कॉपिंग अच्छे से नहीं हुई होगी, जब कॉपिंग एग्जैक्टली हुई होगी। कॉपिंग कैसी हुई है, 100% हुई है, तो उसका मतलब है नो वेरिएशन। क्या है, नो वेरिएशन। ये बात समझ आ गई, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलने वाली। अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो कॉपिंग यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं हुई होगी, कुछ कॉम्बिनेशन बना होगा। मान लीजिए 50-50 का बना है, 50-50 का बना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, वेरिएशन। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, वेरिएशन। ये बात समझ आ गई, पहला पॉइंट है। क्या कह रहा है भाई, वेरिएशन अकर्स व्हेन द कॉपिंग ऑफ डीएनए इज नॉट एक्यूरेट, this allows a few individuals to survive in the altered niche and in this way it becomes a basis of evolution। ये बात समझ आ गई है, हमने बहुत बार पढ़ ली। अगर डिफरेंट कंडीशंस आ गई हैं और आप सर्वाइव कर पा रहे हैं तो वेरिएशन की वजह से, अगर नहीं कर पाए तो वेरिएशन नहीं आई, ठीक है, समझ आ गया। ऑल्टर्ड कंडीशन में भी आपने अपने कम्युनिटी में क्या कर लिया, सर्वाइव कर लिया, तो जिसकी वजह से क्या आएगा, एवोल्यूशन भी आएगा। अगर सर्वाइव कर लिया तो आप इवॉल्व हो गए। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, ये बहुत स्पीशीज के लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए। ये भी बात होगी हमारी। द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज ऑफ 2 इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन कब बन रहा है, कब बन रहा है, यही तो बात हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन रहा है। अभी भी हमने यही बात की है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, 50-50% वेरिएशन हो गया। अब आपको पता है मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन दैट अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड हाल्व्स द क्रोमोसोम नंबर इन बोथ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स। रिडक्शन डिवीजन है, मेल का भी 100%, फीमेल का भी 100%, है ना। रिडक्शन की वजह से कितना कितना हो गया, 50% हो गया, 50% हो गया रिडक्शन डिवीजन की वजह से। कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पर, मियोसिस हुआ है। रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं मियोसिस को, मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, रिडक्शन का मतलब है हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल या हाफ ऑफ डीएनए, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, 50% मेल का आ गया, 50% किसका आ गया, फीमेल का आ गया डीएनए। देन कंबाइन होगा, फिर क्या बना लेगा, 100% कर लेगा, कंबाइन होकर क्या कर लेगा, ये 100% ऑफ डीएनए बना लेगा। तो डीएनए खत्म कहाँ हुआ, डीएनए तो फिर से रीस्टोर हो गया ना। डीएनए क्या हो गया, रीस्टोर हो गया, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। डीएनए कितना था, 100% से स्टार्टिंग हुई थी, 100% पर ही हम पहुंच गए। दोबारा से देख लो इस चीज को, द 2 गैमेट फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये दोनों गैमेट फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हो गए होंगे, फ्यूज हो गए होंगे। फ्यूज होने के बाद ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रीस्टोर्ड, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या हो जाएगा, रीस्टोर्ड हो जाएगा ऑफस्प्रिंग के अंदर, एंड इट एज इट इज वाज अ पेरेंट, जैसा उसके पेरेंट में था। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ डीएनए एवरी जनरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ डीएनए हमेशा क्या रहेगा, हर जनरेशन में कांस्टेंट रहेगा। दोबारा से समझते हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से मेल या फादर, मदर या फीमेल, ठीक है, तरीके से लिख लेते हैं। यहां से कितना आया, 23, यहां से कितना आया, 23। रिडक्शन डिवीजन हो गया, हाफ हो गया, रिडक्शन हो गया, हाफ हो गया, या फिर रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने के बाद दोनों का फ्यूजन हो गया, क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद एडिंग हो गई ना, फ्यूजन का मतलब है एडिशन हो गया। फ्यूजन होने के बाद टोटल हमें कितना मिल गया, फिर से
46 क्रोमोसोम्स मिल गए, यानी कि हमारे पास फिर से ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गया जो कि रिस्टोर हो गया। इस तरीके से डीएनए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। समझ आ गया, बहुत आसान है, वेरिएशन हमें पता चल गए, एक्यूरेट है अगर डीएनए, तो वेरिएशन नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो एक्यूरेट तो कभी नहीं हो सकता डीएनए कॉपिंग, इसका मतलब है वेरिएशन मिलने वाले हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है कि वेरिएशन आने की वजह से आप ऑल्टर कंडीशन में भी अपने नीचे में क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, और होगा क्या, इवोल्यूशन। देन इसके बाद सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज क्या है, यूजफुल है इसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से। कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल अकर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना है, मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर का, जेनेटिक मटेरियल का, या डीएनए का, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, मेल एंड फीमेल कंबाइंड होंगे, फ्यूज्ड होगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ, एंड फॉर्मेशन होगा न्यू क्रोमोसोम्स या फिर न्यू डीएनए उसका जाइगोट का, ठीक है, फॉर्मेशन होगा किसका, जाइगोट का। एंड देन उसके बाद क्या होगा, क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाएगा ऑफस्प्रिंग के अंदर एज इट इज पेरेंट। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया, एवरी जनरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। आपके आंसर जितना देना था आपको उतना दिया हुआ है, आप हम समझ गए होंगे किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। चलिए इसे लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आज 15 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी और भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। मैं कोशिश यही करूंगी कि आपका पूरा चैप्टर इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ आया हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।